हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कल्याणी आईएएस एकेडमी। एज यू नो, हमारी एथिक्स की सीरीज चल रही है और इस सीरीज में लास्ट सेशन में हमने केस स्टडी को स्टार्ट कर दिया था। इफ आई टॉक अबाउट अ लास्ट सेशन, तो उसमें हमने अंडरस्टैंड करा था दैट व्हाट इज अ केस स्टडी। अदर देन दैट वी हैव अंडरस्टूड कि केस स्टडी को हम कैसे डील कर सकते हैं। बट प्रेजेंट सेशन की अगर मैं बात करूं तो आज के सेशन में हम एमपीपीएससी मेंस 2014 से 18 में जो केस स्टडीज आई है उनमें 2014 की जो केस स्टडीज है उनको डिस्कस करने वाले हैं। इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली यू विल सी कि यहां पर जो केस स्टडीज हैं लोकपाल एंड लोकायुक्त और 2G स्पेक्ट्रम स्कैम, ये दोनों केस स्टडीज जो हैं किसी ना किसी वे में रिलेटेड है किससे, करप्शन से। तो हम आज जो है करप्शन से रिलेटेड जो केस स्टडीज हैं उनकी बात करेंगे। लेट्स बिगिन अ फर्स्ट केस स्टडी दैट इज लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट। अब लोकपाल इस इंस्टीट्यूशन की अगर मैं बात करूं, सो इट वाज अ मच अवेटेड इंस्टीट्यूशन फॉर कर्बिंग करप्शन। करप्शन आई गेस आप सभी जानते हैं कि हमारे कंट्री में एक बहुत ही मेजर इशू है जिससे हमारी पूरी कंट्री क्या कर रही है, फाइट कर रही है। और इसके लिए गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम क्या करे हैं, कई इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं, जैसे सीबीआई हुआ, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन हुआ वगैरह। बट ये सब जो इंस्टीट्यूशंस है ये कहीं ना कहीं क्या बन गए हैं, पपेट्स ऑफ द गवर्नमेंट जो है बन गए हैं। तो इसलिए जो हायर लेवल पे करप्शन हो रहा है वो अभी भी प्रॉपरली स्टॉप नहीं हो पा रहा है और जिसके कारण बड़े बड़े स्कैम्स हो रहे हैं। सो इसी के लिए एक इनिशिएटिव क्या लिया गया है, लोकपाल लिया गया है। लोकपाल का मतलब होता है प्रोटेक्टर ऑफ द पीपल। और आई गेस यू ऑल नो हमारे प्रीवियस सेशंस के जरिए कि लोकपाल को ही हम एक अदर नाम से भी पहचानते हैं जिससे ये वर्ल्ड में आया था सबसे पहले, दैट इज ओम्बड्समैन। स्वीडन में ये लाया गया था और वह उसमें और ऐसी कई अदर कंट्रीज में जो इसकी सक्सेस है उसको देखते हुए इंडिया में भी ये लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट जो है लाया गया है। आई गेस यू ऑल नो कि लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट जो है वो काफी इनिशिएटिव के बाद, ऑफ कोर्स अन्ना हजारे जी और उनके जैसे कई और लीडर्स के, ये पास हुआ है कब, 2013 में, जिसका रिसेंट में ही कुछ एक दो साल पहले क्या हुआ है, फर्स्ट जो है चेयरमैन है हायर किए गए। अब लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट जो है ये पार्लियामेंट से क्या हुआ है, पास हुआ है। देखिए इस स्लाइड में जो केस स्टडी है हम पहले उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि केस स्टडी में क्या डिस्क्रिप्शन दिया है जिसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चंस जो है आंसर करने हैं। तो ये लोकपाल क्यों लाया गया था, कैसे लाया गया था, तो देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन जो है एक्चुअली उन्होंने क्या करी थी, रिकमेंडेशंस दी थी। सर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, आई गेस इसके नेम से ही सब कुछ क्लियर है कि जो हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसको रिव्यू करने के लिए क्या करी गई थी, एक कमीशन बनाई गई थी, दैट इज इन 1966 सॉरी। तो इस कमीशन ने क्या करा, कई सारे जो है रिफॉर्म सजेस्ट किए और उन्हीं में से एक रिफॉर्म था कि लोकपाल और लोकायुक्त क्या करा जाए, इस्टेब्लिश किया जाए। तो इस कमीशन की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग क्या करा गया, लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट जो लाया गया है। इसे एक और अदर नेम से पहचाना जाता है, दैट इज एंटी करप्शन एक्ट। करप्शन को स्टॉप करने के लिए लाया गया एक्ट। अब इस एक्ट का मेन पर्पस क्या है, आई गेस इट इज प्रिटी क्लियर कि जो करप्शन के एलिगेशंस लगते हैं पॉलिटिशियंस वगैरह पे, उन्हें क्या किया जाए, सीरियसली लुकआउट किया जाए, इनकी इन्वेस्टिगेशन जो है की जाए। और इसके लिए जो अदर डिपार्टमेंट्स हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या फिर एंटी करप्शन ब्यूरो, उन सब की भी क्या ली जाए, हेल्प ली जाए। अब इस बिल के कारण या इस एक्ट के कारण क्या हो रहा है, कई सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो है पनिश किए जा रहे हैं, जो पहले थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, और कई पर इसके अलावा चार्जेस जो है लग चुके हैं। तो ये हमारी केस स्टडी है जिसमें लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट जो है उसको एक शॉर्ट फॉर्म में डिस्क्राइब किया गया है। अब देखिए केस स्टडीज में होता क्या है, एज आई टोल्ड यू 30 और 35 ऐसे दो वेरिएंट्स में पहले केस स्टडी आती थी और अब 20 और 20 ऐसे दो सिमिलर वेरिएंट्स में अब केस स्टडी जो है आएंगी। पहले जो है एक केस स्टडी में 3 क्वेश्चंस होते थे और अदर केस स्टडी में 5 क्वेश्चंस जो है होते थे। तो ये क्या है, ये 30 मार्क्स वाली 3 क्वेश्चंस की क्या है, केस स्टडी है। तो इसमें जो आपने केस स्टडी करी उसके ऊपर 3 क्वेश्चंस क्या करे जाएंगे, पूछे जाएंगे। सो व्हाट वर द 3 क्वेश्चंस, why IRC
ARC has recommended to establish these two institutions. ये ARC ने ये institutions आखिर क्यों establish करने का बोला था, तो ये हमें समझना है. Other than that, is non-transparency in the Indian administration system responsible for corruption? मतलब हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसमें ट्रांसपेरेंसी का कम होना, मतलब चीजों में ओपननेस, खुलापन कम होना, जो गवर्नमेंट के डिसीजंस हैं उनका लोगों तक एक्सेस ना होना, क्या इसके कारण करप्शन हो रहा है? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विल लोकपाल बी सक्सेसफुल इन कंट्रोलिंग करप्शन इन पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल्स? लोकपाल जो है या लोकायुक्त जो है, क्या ये करप्शन को रियलिटी में स्टॉप कर पाएगा? अब इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली यू विल फाइंड कि ये जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली जो हमारी केस स्टडी है उससे रिलेट नहीं कर रहे हैं. तो फिर ये क्वेश्चंस कैसे पूछ लिए गए आपसे? सो देयर इज अ रीजन. इफ यू रिमेंबर, केस स्टडीज में हमें क्या करना है, हमें जो है केस स्टडीज में स्ट्रेट फॉरवर्ड मेंशन है बेस्ड ऑन द कंटेंट्स ऑफ सिलेबस. ठीक है, तो हमारा कंटेंट क्या था? कंटेंट में हमारा एक पूरा यूनिट है करप्शन के ऊपर, दैट इज यूनिट 4, जिसमें करप्शन की हम क्या करते हैं, सारी की सारी बातें जो है डिस्कस करते हैं. तो यहां पर जो है ये सारी इंफॉर्मेशन जो है दी हुई है कि कैसे आपको करप्शन से डील करना है, कॉजेस क्या है, टाइप्स क्या है, इफेक्ट्स क्या है, वगैरह वगैरह. तो वहां से क्या होगा, आपके इस केस स्टडी के आंसर्स जो है वो फ्रेम होंगे. इसीलिए हमारे सिलेबस में माय फ्रेंड्स क्लियरली लिखा है बेस्ड ऑन द कंटेंट्स ऑफ सिलेबस. अब पहले क्वेश्चन को हम डील करते हैं. आई गेस जो आप अंडरस्टैंड कर ही चुके हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन के रिकमेंडेशन से रिलेटेड है. दैट इज व्हाई ARC हैज रिकमेंडेड टू एस्टैब्लिश दीज टू इंस्टीट्यूशंस. सो देयर आर मेनी रीजंस फॉर इट. सर लुक केयरफुली एट ऑल द रीजंस. फर्स्ट ऑफ ऑल, to control corruption and nepotism at a higher level. Try to understand कि अगर हम क्या कहते हैं करप्शन की बात करें, तो जो लोअर लेवल से वहां पर तो कई इंस्टीट्यूशंस जो है करप्शन को कंट्रोल कर ले रहे हैं, बट हायर लेवल की अगर मैं बात करता हूं, लाइक मिनिस्टर्स हो गए, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हो गए, या प्राइम मिनिस्टर इवन हो गए, तो इनके लेवल तक आते आते करप्शन को कंट्रोल करना काफी एक डिफिकल्ट टास्क हो जाता है. बिकॉज जो कंट्रोल बॉडीज हैं या जो करप्शन कंट्रोलिंग बॉडीज हैं वो कहीं ना कहीं क्या है, इनके अंडर में ही काम करती हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट CBI एंड सेंट्रल विजिलेंस कमीशन. तो इसलिए हाई लेवल पे करप्शन को स्टॉप करने के लिए किसका लाया जाना जरूरी है? लोकपाल और लोकायुक्त का लाया जाना जरूरी है. अदर देन दैट, टू प्रिवेंट पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्राइम एंड क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस टर्म्स. पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्राइम, तो देखिए हमारे यहाँ जो क्राइम है वो प्रेजेंट में क्या ले रहा है, वो पॉलिटिकल फॉर्म जो है लेने लग गया है. मतलब जैसे अगर हम बात करें, इलेक्शन में फंड्स वगैरह यूज होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं क्या होते हैं, वो इलीगल फंड्स होते हैं जो क्राइम से आए हैं, तो उनका इलेक्शन में यूसेज होता है, जिससे क्या होता है, करप्शन बढ़ता है. इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जो हमारे यहाँ इंटेलिजेंस एजेंसीज है, इवन वो क्या होती है, उनका इस्तेमाल जो है वो कौन, ये मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट या फिर मिनिस्टर्स वगैरह ये मिसयूज करते हैं ब्लैकमेल करने के लिए. किसको? लोअर लेवल ऑफिशियल्स को, या फिर अपने जो अगेंस्ट खड़े होते हैं उनको. तो ये क्या है, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्राइम. इसको रोकने के लिए लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट जो है लाया जाना चाहिए. अदर देन दैट, इट वाज सजेस्टेड क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को रोकने के लिए. आई गेस इट इज अ वेरी क्लियर थिंग कि प्रेजेंटली हमारी सोसाइटी में क्या हो रहा है, जो पॉलिटिक्स है उसमें डायरेक्ट एंट्री हो रही है क्रिमिनल्स की. आई गेस यू ऑल नो कि हमारे पॉलिटिशियंस में बहुत सारे पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जिनके ऊपर मर्डर तक के चार्जेस जो हैं वो चल रहे हैं. ठीक है, इसके बाद, टू प्रिवेंट पॉलिटिसाइजेशन ऑफ हायर सिविल सर्विसेज इन इंडिया. आई गेस वी ऑल नो कि जो हमारी सिविल सर्विसेज हैं वो भी कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से क्या हो गई हैं, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गई हैं. वी कैन नॉट डिनाई कि जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो पार्टीशनशिप करते हैं, जिसके कई सारे रीजंस जो हैं हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल, उन्हें थ्रेट्स का डर रहता है, या फिर ट्रांसफर जो है वो उससे बचना चाहते हैं, या फिर इसके रीजंस जो है पर्क्स भी हो सकते हैं. जैसे अगर आप किसी अपने पॉलिटिकल बॉस को फेवर करते हैं, सो इन दैट सिनारियो क्या होता है, आपको प्रमोशंस दिए जाते हैं, ब्राइब दी जाती है.
तो इससे क्या हो रहा है, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ हायर सिविल सर्विसेज हो रहा है, जिसको स्टॉप करना माय फ्रेंड्स बहुत ज्यादा नेसेसरी है. Other than that, for independent and impartial investigation of corruption related matters. देखिए करप्शन रिलेटेड जो मैटर्स है वो उनकी क्या होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है. बट द प्रॉब्लम इज इन्वेस्टिगेशन प्रेजेंटली कई केसेस में देखा गया है ना तो इंडिपेंडेंट रहती है और ना ही इम्पार्शियल रहती है, विच डेफिनेटली लीड टू इंक्रीज इन करप्शन. ठीक है, तो इसके लिए भी लोकपाल लोकायुक्त एक्ट जो है उसको ब्रिंग करने की क्या है, रिक्वायरमेंट है. अब इन सब चीजों से क्या होता है, जो पब्लिक का कॉन्फिडेंस है गवर्नमेंट की मशीनरी में वो कम होता चला जाता है. तो इसको वापस से इंस्टिल करने के लिए किसको लाया जाना चाहिए, इस एक्ट को लाया जाना चाहिए. एंड मोर ओवर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे यहाँ क्या होता है, जो इंस्टीट्यूशंस वर्क कर रहे हैं किसको, करप्शन को स्टॉप करने के लिए. आई गेस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट देम, सीवीसी और सीबीआई. तो ये क्या है, ये उतने एफिशिएंट नहीं पड़ रहे हैं करप्शन को स्टॉप करने के लिए. एंड वी हैव आल्सो स्टडीड इन आवर प्रीवियस सेशंस कि जो सीबीआई है उसको तो इवन सुप्रीम कोर्ट ने क्या तक कह दिया है, केज्ड पैरट, बंद पिंजरे का तोता तक कह दिया है, जो अपने मास्टर की वॉइस जो है उसके अकॉर्डिंग ही फंक्शन करता है. ठीक है, तो ये सब बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए एंड आई गेस जो आपको अपने क्वेश्चंस में रिटर्न डाउन करनी चाहिए, जिससे आप अच्छे मार्क्स जो है एक्वायर कर सकें. ठीक है, तो ये जो सेशन है इसमें हम जो मेंस में केस स्टडीज आई हैं उनको जो आंसर लिखने चाहिए वो तो आपके सामने रिटर्न डाउन है, बट उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी आपको दिया जा रहा है ताकि केस स्टडीज से डील करने के लिए एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आपकी बन जाए. एज यू कैन सी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके ऊपर, ट्रांसपेरेंसी के ऊपर. बट फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट इज ट्रांसपेरेंसी. देखिए अगर मैं हमारे कन्वर्सेशन की बात करूं तो इसमें प्रेजेंटली क्या है, ट्रांसपेरेंसी है. मुझे आपको बहुत अच्छे से जो है सब चीजें डील करके देनी है क्योंकि ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म है. मैं जो भी बोलूंगा वो आप सब देख सकते हैं. इन अ सेम वे, हैव यू एवर थॉट कि जो बजट रहता है आखिर वो हमें जो है उसकी डिटेल्स जो है वो ऐसे ही क्यों दे दी जाती है. मतलब व्हाट आई मीन टू से कि यू ऑल नो कि जो गवर्नमेंट होती है, मिनिस्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, बजट बनाते हैं. और बजट में क्या होती हैं, बहुत ही ज्यादा पिक्यूलियर डिटेल्स होती है. अब ये डिटेल्स ऐसी होती है जिनसे हर कोई सिटीजन जो है वो ताल्लुक नहीं रखता है, बट स्टिल दे आर पब्लिश्ड इन द पेपर एवरी ईयर. सो व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज माय फ्रेंड्स ट्रांसपेरेंसी. क्योंकि जब ये इंफॉर्मेशन जो रहती है आप सबके एक्सेस में रहती है, ट्रांसपेरेंसी इज ऑल अबाउट नोइंग हु, व्हाट, व्हाई एंड हाउ. जब ये इंफॉर्मेशन आप सबके एक्सेस में होती है तो क्या हो किया जा सकता है, ये एंश्योर किया जा सकता है कि जो पावर है गवर्नमेंट और मिनिस्टर्स के पास वो किसके लिए यूज हो, कॉमन गुड के लिए यूज हो. और ये इंश्योर कौन करेगा, तो ये पब्लिक इंश्योर करेगी क्योंकि पब्लिक सब जानती है. ठीक है, तो इससे क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी से क्या होता है, लाइट दी जाती है हर वो रूल पे, हर वो रेगुलेशन पे, हर वो प्रोसेस पे जो कौन कर रहा है, गवर्नमेंट या मिनिस्टर्स जो है कर रहे हैं. एज आई सेड, हु, दैट इज गवर्नमेंट. व्हाट, फॉर एग्जांपल बजट. व्हाई, डेफिनेटली टू रन द कंट्री. अब इसका एग्जांपल मैं अगर आपको दूं तो कोरोना में क्या होता है, कोरोना में अगर हम बात करें प्रेजेंटली, कोरोना वैक्सीन के लिए एक बजट जो है दिया गया है. तो कोरोना फैल रहा है, उसको स्टॉप करना है, तो ये क्या है, रीजन है. एंड हाउ, डेफिनेटली इंडिया इज अ डेमोक्रेसी, तो हमारे यहाँ लेजिस्लेटिव प्रोसेस होती है, बजट जो है वो भी क्या होते हैं, पार्लियामेंट में पास होते हैं. व्हाट आई मीन टू से, अगर ऑर्डिनेंस लाए जा रहे हैं यानी कि बिना किसकी परमिशन के, पार्लियामेंट की परमिशन के वर्क हो रहा है, सो दैट इज नॉट अ गुड थिंग. तो ट्रांसपेरेंसी क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, किस लिए, करप्शन को स्टॉप करने के लिए. You can say seeking and receiving information is a inherent fundamental right. मतलब इंफॉर्मेशन जो है उस तक हमारा एक्सेस होना, ये हमारा क्या है, फंडामेंटल राइट है. इफ यू हैव स्टडीड कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल नंबर 19, इट क्लियरली सेज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. तो उसी का क्या है, इनहरेंट पार्ट है सीकिंग इंफॉर्मेशन, यानी ट्रांसपेरेंसी होना. क्योंकि इससे क्या होगा, इससे जो है हमें एक सेफगार्ड मिलेगा किसके अगेंस्ट, करप्शन के अगेंस्ट. और जो डिसीजन मेकर्स हैं हम उनको ज्यादा ट्रस्ट कर पाएंगे.
इसके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, आई गेस वी ऑल नो कि हम कई बार क्या होता है आरटीआई फाइल कर देते हैं, और हमारे यहाँ जब हम आरटीआई फाइल करते हैं तो उससे क्या होते हैं, स्कैम्स तक रिवील हो जाते हैं। जैसे इफ आई टॉक अबाउट सम पर्टिकुलर स्कैम्स, तो 2G स्कैम और कॉमनवेल्थ स्कैम, इनके बारे में कैसे पता पड़ा, तो इनके बारे में आरटीआई जो है उसी से कहीं ना कहीं जो है पता पड़ा है। तो इसलिए सीकिंग इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये करप्शन के अगेंस्ट एक बहुत मजबूत सेफगार्ड की तरह क्या करती है, वर्क करती है। पर लेट मी टेल यू, क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़े तो देखिए क्या है, इज नॉन ट्रांसपेरेंसी इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर करप्शन। मतलब हमारे यहाँ जो प्रेजेंट सिस्टम है उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होना, क्या ये करप्शन का कारण है? सो आप देखिए क्वेश्चन को मल्टी डायमेंशंस में लिखिए कि पर ट्रांसपेरेंसी ओनली रीजन नहीं है क्या है करप्शन के लिए, ठीक है। इट इज ओनली द फर्स्ट स्टेप क्या है टू कर्ब करप्शन। मतलब नॉन ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी तो ऐसा नहीं है कि करप्शन जो है बंद ही हो जाएगा। करप्शन को बंद करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, हमें जो है ये चेक करना होगा कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं किसके, गवर्नमेंट के, या फिर जो बिजनेस करने वाले लोग हैं, या फिर जो हमारी सिविल सोसाइटी है, ये सब क्या करें, मिलके वर्क करें किसके लिए, फॉर द कॉमन गुड। अब इसकी अगर मैं बात करूं तो दूसरी कंट्रीज जो हैं जैसे डेनमार्क हो गया, स्वीडन हो गया, यूएसए, यूके हो गया, वहां पर ये चीज की जा रही है, जिसके कारण वहां पर करप्शन का जो लेवल है वो क्या है, हमारे कंपैरिजन में काफी ज्यादा कम है, ठीक है। बट क्वेश्चन को देखिए, नॉन ट्रांसपेरेंसी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में करप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है क्या? तो हमने यहां पर ट्रांसपेरेंसी क्या है एक्सप्लेन कर दिया, और ट्रांसपेरेंसी ओनली रीजन नहीं है करप्शन का, ये एक्सप्लेन कर दिया। बट स्टिल व्हाट वी शुड एक्सप्लेन कि ट्रांसपेरेंसी जो है उसके नहीं होने से करप्शन कैसे होता है, बिकॉज इट इज और द मेन रीजन फॉर करप्शन, ठीक है। इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस फॉर करप्शन। देयर आर अदर रीजंस बट इट इज स्टिल द बिगेस्ट रीजन। हाउ सो? तो देखिए सबसे पहले नॉन डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। अब देखिए अगर हम बात करें आरटीआई की, तो एज अ सेड आरटीआई फाइल करके आप इंफॉर्मेशन जो है एक्वायर कर सकते हो, बट अगर हम बात करें हर इंफॉर्मेशन जो है हमारी कंट्री में उसका एक्सेस जो है सिटीजन्स को नहीं रहता है। तो ऐसे में कभी कभी क्या होता है, करप्शन जो है उसके चांसेस क्या होते हैं, बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब आई गेस यू ऑल नो कि बैंक्स में जो लोन्स जो है उनकी किस्त नहीं भरते हैं, उन्हें एक टाइम के बाद क्या डिक्लेयर कर दिया जाता है, एनपीए। तो मुझे बताइए क्या ऐसे लोगों की लिस्ट जो है उसकी इंफॉर्मेशन आपको नहीं होनी चाहिए, ताकि आपको पता रहे कि कौन लोग ऐसे हैं जो अपने लोन्स तक बराबर नहीं भर रहे हैं? बिल्कुल होनी चाहिए। पर आरबीआई से जब ये लिस्ट मांगी गई तो उन्होंने डिनाई कर दिया। तो ये क्या है, नॉन डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन है, जिससे कहीं ना कहीं क्या होता है, थोड़ा करप्शन जो है डेफिनेटली बढ़ता है। अदर देन दैट, नॉन डिस्क्लोजर ऑफ डिसीजंस टू द पब्लिक। अब इसका अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो देखिए डीमोनेटाइजेशन। लेट मी टेल यू अबाउट दैट कि डीमोनेटाइजेशन जो है वो आरबीआई के अप्रूवल के बिना जो है लाया गया था। एंड आई गेस वी ऑल नो कि ये इतना फ्रूटफुल नहीं हुआ जितना इसको समझा जा रहा था। तो इसका रीजन क्या है कि जो इंफॉर्मेशन है, जो डिसीजन है, उसके बारे में लोगों को प्रॉपरली पहले डिस्क्लोज ही नहीं किया गया था, जिसके कारण क्या हुई, ये इरेगुलरिटीज हुई। तो इस तरह की जो कॉन्फिडेंशियलिटी है ये कई बार क्या करती है, करप्शन को इंक्रीज करती है, और जो सिस्टम है उसमें अकाउंटेबिलिटी जो है उसको क्या करती है, रिड्यूस करती है, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, सीक्रेसी इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। अब इसकी अगर मैं बात करूं तो देखिए क्या होता है, जैसे प्रीवियसली अगर मैं बात करूं तो लैंड रिकॉर्ड्स जो होते थे, या फिर किसी भी घर के नक्शे के रिकॉर्ड्स वगैरह जो होते थे, ये पहले क्या होते थे, ये सीक्रेट रखे जाते थे। मतलब हर किसी को इसका एक्सेस नहीं था, जिसके कारण कई सारे इलीगल कंस्ट्रक्शंस वगैरह जो है देखने को मिलते थे। बट अब आरटीआई के आने के बाद ये चीजें ओपन हो गई हैं, और इवन ये ई गवर्नेंस में चढ़ गई हैं, डिजिटल रिकॉर्ड्स हो गए हैं, तो आप इजीली एक्सेस जो है कर सकते हैं। तो ये जो सीक्रेसी पहले से कम हुई है, इससे क्या होता है, करप्शन रुकता है। बट स्टिल आज भी हमारे यहाँ क्या होता है, अधिकतर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स जो हैं उनकी जो फाइल्स होती हैं उन्हें सीक्रेट कर दिया जाता है, और ये चीजें क्या करती हैं, जो करप्ट ऑफिशियल्स और लीडर होते हैं उन्हें करप्शन करने में हेल्प करती है। इसके अलावा
लैक ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस। अब देखिए ये सब चीजें जो होती हैं, इनसे क्या होता है, जो पब्लिक है उसके अंदर जो गवर्नेंस के लिए ट्रस्ट है वो कम होता है। तो इससे पब्लिक का पार्टिसिपेशन क्या होता है, कम होता है। पब्लिक जो है वो क्वेश्चन करना या चीजों को समझना कम कर देती है। एंड ये चीज भी डेफिनेटली क्या करती है, जो लॉस के डर से पब्लिक ऐसा कर रही है उसके कारण जो है करप्ट प्रैक्टिसेस को ये क्या करती हैं, बढ़ावा देती हैं। मोर ओवर, अगर हम एक एंडिंग नोट पे इसको समझाना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि इसी के कारण क्या होता है, सीक्रेसी के कारण स्कैम्स जो होते हैं, एंड इवन स्कैम्स क्या रह जाते हैं, अनएक्सपोज रह जाते हैं। अगर मैं इसका एग्जांपल देना चाहूं तो प्रॉपर एग्जांपल तो नहीं है, पर राफेल और पीएम केयर फंड, इन दोनों केसेस में क्या किया गया, जो गवर्नमेंट है उसको क्लियरली क्वेश्चन किया गया कि पीएम केयर फंड का पैसा कहाँ यूज हो रहा है, या फिर जो राफेल है उसमें डीलिंग्स कैसे हुई है। बट क्योंकि वो चीजें रिवील नहीं की गई गवर्नमेंट की तरफ से, तो वहां चांस क्या रहा, कहा गया, बाय चांस कहा गया कि करप्शन हुआ है, स्कैम हुआ है, जो कि क्या रह गया है, अनएक्सपोज्ड रह गया है। ठीक है, थस वी कैन सी विदाउट ब्रिंगिंग ट्रांसपेरेंसी इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, क्या नहीं हो सकता, एक ओपन और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन जो है नहीं हो सकता। तो इस तरह से आप अपनी इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, एक गुड नोट पे एंड कर सकते हैं। इसके अलावा आई गेस आई हैव टोल्ड यू कि अगर कोटेशंस पॉसिबल हैं तो यूज कीजिए। तो यहां पर एक अच्छा सा कोटेशन बनता है ट्रांसपेरेंसी के ऊपर, अ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी रिजल्ट्स इन डिस्ट्रस्ट एंड अ डीप सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, सेड बाय दलाई लामा। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, I guess it is a pretty easy one. Will Lokayukt be successful in controlling corruption in political and administrative levels? ठीक है, अब इसमें देखिए, आई गेस वी ऑल नो, और मैंने आज के सेशन में एक्सप्लेन भी किया है कि लोकपाल एंड लोकायुक्त जो है वो हमसे पहले कई अदर कंट्रीज में क्या कर लिया गया है, लाया गया है। एंड वहां पर इसका ऑपरेशन कैसा रहा है, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहा है। सो इट इज अज्यूम दैट कि अगर हमारी कंट्री में भी लोकपाल और लोकायुक्त लाया जाता है, सो डेफिनेटली इट विल लीड टू सक्सेस। बिकॉज अगर मैं इसकी कंट्रीज की बात करूं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, इनमें क्या है, इनमें करप्शन काफी हद तक जो है वो रिड्यूस हुआ है, और ये टॉप 10 कंट्रीज है करप्शन के लीस्ट स्टेज में वालों में। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं, बट आई गेस वी ऑल नो कि हर कंट्रीज की क्या होती है, हर कंट्री की जो सिचुएशन है वो डिफरेंट होती है। एंड जब सिचुएशन डिफरेंट होती है तो डेफिनेटली आउटकम भी क्या हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। सो वी कैन से अपॉइंटमेंट ऑफ लोकपाल इटसेल्फ इज नॉट इनफ टू कर्ब करप्शन। सिर्फ लोकपाल को अपॉइंट करने से करप्शन जो है वो रिड्यूस नहीं हो पाएगा, जो नेसेसरी स्टेप्स हैं वो लेने पड़ेंगे। ठीक है, व्हाट आई मीन टू से, प्रेजेंट में कहा जाता है कि हमारा लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट जो है इट इज अ टूथलेस टाइगर, मतलब ये ऐसा शेर है, जिसके ऐसा बाघ है जिसके क्या नहीं है, दांत ही नहीं है। ठीक है, दांत नहीं है, आई मीन टू से कि जो एक्ट है वहां पर क्या है, चीजें जो है बहुत ज्यादा क्लियर कट नहीं दी गई है। इसमें एक्ट में क्या करा गया, पावर्स तो दी गई हैं, मतलब जैसे लोकायुक्त इंस्टीट्यूशन जो है उनको पावर्स दी गई है कि इनको एक इंक्वायरी विंग दिया जाएगा जिसके पास सिविल कोड जो है उसकी जैसी पावर्स होंगी। लोकपाल लोकायुक्त जो है वो सीबीआई को क्या कर पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे। अदर देन दैट, लोकपाल लोकायुक्त के पास अगर कोई कंप्लेन आती है तो उस कंप्लेन के अकॉर्डिंग वो जब एक्शन लेंगे तो जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर होगा उसे इनकी परमिशन के बिना जो है चेंज नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा कॉन्फिस्केशन वगैरह की भी इनको क्या रहेगी, पूरी पावर्स रहेंगी। तो ये सब बातें जो कही जा रही हैं, ये कितना प्रॉपरली एक्ट होती हैं, एक्शन में लाई जाती हैं, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो डिसाइड करेगा कि लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट जो है वो सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हमारे यहाँ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अदर देन दैट, करप्शन जो है वो सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन बना देने से क्या नहीं हो सकता, स्टॉप नहीं हो सकता। अगर आपको उसको स्टॉप करना है, सो व्हाट यू नीड, कलेक्टिव एफर्ट्स। बिकॉज इन इंडिया अ प्रॉब्लम इज कि कहीं भी अगर करप्शन हो रहा है तो ये हमारे लिए एक बहुत क्या हो चुकी है, एक्सेप्टेड थिंग हो चुकी है। वी आर लाइक ओके, वो अगर क्या कहते हैं ट्रैफिक पुलिस को रिश्वत दे रहा है, सो इट इज अ वेरी नॉर्मल थिंग, कल मैं फंस जाऊंगा तो मैं भी दे दूंगा। तो ये चीज जब तक रहेगी तब तक कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है करप्शन को स्टॉप नहीं कर सकता। तो अगर करप्शन को खत्म करना है तो लॉ, पुलिस, मीडिया, एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक,
हम सबको क्या करना होगा, टुगेदर एफर्ट्स करने होंगे इसको एंड करने के। एग्जाम्पल के तौर पे हम जापान की बात कर सकते हैं जहां पर ये चीज इंप्लीमेंट की गई है। अगर मैं एग्जाम्पल के लिए कहना चाहूं तो अगर वहां पर कोई ट्रेन लेट हो जाती है, सो इन दैट केस जो ट्रेन चलाने वाला है वो एक एक पैसेंजर को सॉरी बोलता है और उसके लिए नोट देता है कि आप अपने ऑफिस में मेंशन करें कि आप मेरे कारण प्लीज लिसन केयरफुली 1 मिनट लेट हो गए हैं। ठीक है, यस आई एम टॉकिंग अबाउट 1 मिनट। ठीक है, इतनी सिंसियरिटी वहां पर आ गई है जिसके कारण करप्शन जैसी चीजें जो हैं वहां बहुत ज्यादा कम हो रही हैं। इवन जो करप्ट ऑफिशियल्स हैं उन्हें सोशली बॉयकॉट तक कर दिया जाता है। तो इस तरह से अगर आप अपना आंसर लिखेंगे तो अच्छे मार्क्स जो हैं आप अचीव कर पाएंगे। नाउ आई गेस आपको ये केस स्टडी जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब जो हमारी नेक्स्ट केस स्टडी है वो है 2G स्पेक्ट्रम स्कैम। आई गेस यू ऑल हैव हर्ड अबाउट 2G स्पेक्ट्रम स्कैम बिकॉज ये वो स्कैम था जिसने पूरे नेशन को क्या कर दिया, शुक कर दिया, हिला के रख दिया। क्योंकि इस स्कैम के अगर मैं फिगर की बात करूं तो लुक केयरफुली, 1,76,000 करोड़, यस माय फ्रेंड्स, 1,76,000 करोड़। दिस वाज अ फिगर गिवन बाय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया विनोद रॉय। बट नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग सर इतना बड़ा स्कैम आखिर कैसे हो गया। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई गेस आप सब जो है मोबाइल फोन्स क्या करते होंगे, यूज करते होंगे। अब मोबाइल फोन्स के लिए आई गेस यू ऑल नो ऑपरेटर्स होते हैं। ये ऑपरेटर्स जो है इनको क्या चाहिए होता है, स्पेक्ट्रम का लाइसेंस चाहिए होता है। क्योंकि स्पेक्ट्रम क्या होता है, ये एक नेचुरल रिसोर्स होता है जस्ट लाइक वाटर एंड विंड। ठीक है, अब ये लाइसेंस उन्हें किससे लेना होता है, गवर्नमेंट से लेना होता है। अब गवर्नमेंट ये लाइसेंस डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या करती है, जो टेंडर्स है उन्हें लाती है। अब टेंडर्स जो है गवर्नमेंट देखिए दो तरह के ला सकती है। फर्स्ट, गवर्नमेंट क्या करे, ऑक्शन करा दे, जो ऊंची बोली लगाएगा उसको टेंडर जो है दे दे। बट देयर इज अ प्रॉब्लम, अगर ऑक्शन जो है उसमें कोई बहुत हैवी प्राइस लगाता है तो मुझे बताइए क्या होगा। डेफिनेटली आपके जो मोबाइल चार्जेस हैं, इंटरनेट चार्जेस हैं, वो सब क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। इसीलिए गवर्नमेंट जो है वो किस पे वर्क करती है, फिक्स प्राइस पे वर्क करती है। और फिक्स प्राइस जो है उसके लिए क्या होता है, उसके लिए पॉलिसीज बनाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी कि पहले आओ और पहले पाओ। और इसके लिए क्या करी जाती है, डेडलाइंस जो है वो लाई जाती है। बट लिसन केयरफुली, देयर इज अ लूप होल। अगर मैं फिक्स प्राइस की बात करूं और पहले आने पर पहले पाने वाले व्यक्ति की बात करूं तो यहां क्या हो सकता है, डेफिनेटली यहां पर करप्शन हो सकता है। क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के साथ क्या होगा, कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स बोले जाएंगे। क्योंकि जब भी हम किसी गवर्नमेंट टेंडर की बात करते हैं तो उसके लिए क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स जो है वो रिक्वायर्ड रहते हैं। तो उन डॉक्यूमेंट्स को इजीली मैनिपुलेट करा जा सकता है किसी पर्टिकुलर पर्सन या कंपनी को फेवर करने के लिए। और यही हुआ था किसमें, 2G स्पेक्ट्रम स्कैम में। जो डेडलाइन है उसे लगभग 1 महीना क्या कर दिया गया था, पीछे कर दिया गया था। और डॉक्यूमेंट्स जो है वो इतने ज्यादा कंफ्यूजिंग थे कि अधिकतर लोग जो है इसे फुलफिल ही नहीं कर पा रहे थे। एंड ऐसी कंपनीज ने इनको फुलफिल करा था जो कि क्या थी, जो कि प्रॉपर टेलीकॉम सेक्टर की ही नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल लेट मी गिव यू अ नेम, स्वान टेलीकॉम। आई गेस डेफिनेटली ये नाम किसी ने नहीं सुना है। तो ऐसी कंपनीज को थ्रो अवे प्राइजेस पे, मतलब इट वाज रिपोर्टेड कि 2001 का प्राइस कब दे दिया गया, 2008 में दे दिया गया। तो उससे क्या हुआ, हमारा जो नेशन है उसको एक बड़े फिगर का जो है लॉस हुआ। और इसके ऊपर काफी समय जो है क्या चली है, रिपोर्ट्स चली हैं, जिनके बाद ये प्रूव हुआ है कि ये क्या है, एक बड़े लेवल का हमारे यहाँ स्कैम है। और इस स्कैम को करने वाला पर्सन, आई गेस आप सबने उनका नाम सुना होगा, ए राजा। ठीक है, जो कि हमारे टेलीकॉम मिनिस्टर थे। तो ये क्या थी, हमारी ये केस स्टडी थी। अब इस केस स्टडी की अगर मैं बात करूं, आई गेस यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल कि इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू करप्शन। अब इसके क्वेश्चंस को भी हम जरा आइडेंटिफाई करें तो फंडामेंटल रीजन क्या है इस तरह के स्कैम्स के इंडिया में, क्यों गवर्नमेंट इन स्कैम्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, विसल ब्लोअर का रोल क्या है इस तरह के स्कैम्स में, इतने बड़े लॉस को कौन पे करेगा, और मीडिया और पीपल जो है
उनका करप्शन को या इस तरह के स्कैम्स को कंट्रोल करने में क्या रोल है। तो अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से समझेंगे तो स्टिल जो क्वेश्चंस हैं वो केस स्टडी से बहुत डायरेक्टली क्या नहीं कर रहे, रिलेट नहीं कर रहे। सो माय फ्रेंड्स, ये केस स्टडी भी कैसी है, जो करप्शन चैप्टर था उसमें आपने जो विसल ब्लोअर के बारे में पढ़ा है या फिर सोसाइटी के बारे में, मीडिया के बारे में पढ़ा है, वो सब इंफॉर्मेशन आपको यहाँ देनी है। या इसके अलावा कॉजेस ऑफ करप्शन जो है आपने पढ़ा है उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। सो इट इज ऑल्सो अ केस स्टडी बेस्ड ऑन द कंटेंट्स ऑफ सिलेबस। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि जो सिलेबस है उसका हमें क्या होना चाहिए, डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। लेट अस टॉक अबाउट आवर फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंडामेंटल रीजन फॉर सच स्कैम्स इन इंडिया। तो देखिए, ऐसे स्कैम्स का कोई पर्टिकुलर सिंगल रीजन नहीं हो सकता है। देयर आर मल्टीपल रीजंस फॉर सच स्कैम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, लो सैलरीज। अगर हम बात करें हमारे यहाँ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की, तो कई बार ये देखा गया है कि उनकी जो सैलरीज होती हैं वो कम होती है, जिसके कारण जो उनकी रेगुलर लाइफ होती है उसके लिए उन्हें जो चीजें परचेस करना है वो नहीं कर पाते हैं, जो कहीं ना कहीं क्या करता है, करप्शन को बर्थ देता है। इसके अलावा जो मोरालिटी है, जो एथिक्स है, वो लोगों में क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। और मटेरियलिज्म की जो फीलिंग है, भौतिकवाद की जो फीलिंग है, वो क्या हो रही है, लगातार बढ़ती जा रही है। सो दिस ऑल्सो राइजेस टू करप्शन। इसके अलावा पॉलिटिकल करप्शन। अब मुझे बताइए, अगर टॉप लेवल पर, आई गेस वी ऑल नो कि गवर्नमेंट रन करना ये किसका काम है, पॉलिटिशियंस का काम है। तो अगर टॉप लेवल पे करप्शन हो रहा है तो क्या बॉटम क्लीन रह सकता है? डेफिनेटली नॉट। तो पॉलिटिकल करप्शन, और इसी के कारण क्या होता है, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी। आई गेस आज की सेशन में हमने अंडरस्टैंड करा है कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो क्या हो रहे हैं, पॉलिटिकली अफेक्ट हो रहे हैं, जिससे भी करप्शन जो है बढ़ता है। इसके अलावा हमारे यहाँ रेड टेपिज्म जो है, ये भी स्कैम्स का एक मेजर रीजन है। रेड टेपिज्म क्या होता है माय फ्रेंड्स? सो लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड कि कई बार जैसे आप अगर एक बिजनेसमैन है और आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं तो वहां पर बहुत ही टीडियस पेपर वर्क होता है, जिसके कारण जो है आप करप्शन के लिए क्या हो जाते हो, मोटिवेट हो जाते हो। तो ये भी स्कैम्स का क्या है, एक मेजर रीजन है। इसके बाद लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी ऑफ पब्लिक डीलिंग्स। जो पब्लिक डीलिंग्स है उसमें हमारे यहाँ क्या हो रही है, जो ट्रांसपेरेंसी है वो रिड्यूस होती जा रही है। मतलब अगर मैं आरटीआई की बात करूं तो आरटीआई को क्या करा जा रहा है, इट इज वेरी सैड टू से वीकन करा जा रहा है। और इसके अलावा एनपीए लिस्ट जैसी चीजें हमें क्या कर दी जा रही है, डिनाई कर दी जा रही है। आई गेस मैंने आपको इसके बारे में आज के सेशन में क्लियर भी करा है। इसके अलावा अब होता क्या है, अगर किसी पर्सन ने करप्शन करा है तो उसके पास क्या हो जाता है, ब्लैक मनी जो है वो इकट्ठी हो जाती है। अब द प्रॉब्लम इज कि इस ब्लैक मनी को पकड़ने के लिए होना क्या चाहिए, डिस्क्लोजर ऑफ एसेट्स और इनकम जो है वो एक कंपल्सरीली लॉ के जरिए होना चाहिए। तो हमारे यहाँ ये इसके लिए कोई प्रॉपर लॉ नहीं है, जिसके कारण क्या होता है, कोई भी पर्सन करप्शन करके वो पैसा लेके चला जाता है। ठीक है, लैक ऑफ इफेक्टिव लॉस एंड कंट्रोल इंस्टीट्यूशन। आई गेस हमने अभी लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट की केस स्टडी में समझा कि हमारे यहाँ करप्शन जो है करने वाले पर्सन को पकड़ने के लिए इफेक्टिव लॉज नहीं है, और जो कंट्रोल बॉडीज है दे हैव आल्सो बिकम मियर पपेट्स ऑफ हायर ऑफिशियल्स। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पब्लिक सिनिज्म। द प्रॉब्लम इज कि करप्शन की वजह क्या है, हम लोगों ने बहुत ही इजीली इसको एक्सेप्ट कर लिया है। इट इज अ वेरी एक्सेप्टेड नॉर्म कि हमारी सोसाइटी में क्या है, करप्शन है। तो इससे भी क्या होता है, स्कैम्स जो हैं वो बहुत ही कॉमन हो जाते हैं। एंड कई सारे स्कैम्स आई गेस हम आजकल सुनते रहते हैं, कॉमनवेल्थ स्कैम हुआ, 2G स्कैम हुआ, हर्षद मेहता स्कैम हुआ, तेलगी स्कैम, सत्यम स्कैम वगैरह वगैरह। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो व्हाई गवर्नमेंट इज अनेबल टू कंट्रोल सच स्कैम्स। अब प्रॉब्लम क्या होती है, देखिए जरा ध्यान से, जो क्वेश्चन हमारा पिछला था लगभग लगभग सेम क्वेश्चन ये है। तो यहां पर भी हम क्या लिखेंगे कि गवर्नमेंट करप्शन क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रही है, बिकॉज देयर इज एक्सेप्टेंस ऑफ करप्शन एट एवरी लेवल। हर लेवल पे करप्शन को क्या कर लिया गया है, बहुत इजीली एक्सेप्ट कर लिया गया है। इसके अलावा मोस्ट केसेस में क्या होता है, एक नेक्सस पाया जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स और पॉलिटिकल लीडर्स के बीच। इसके अलावा जो लॉज हैं वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट और इफेक्टिव नहीं है।
बट ये सारी चीजें तो हमने प्रीवियस आंसर में ही मेंशन करी थी। तो फिर इस क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा? सो माय फ्रेंड्स, इट इज माय सजेशन कि ऐसे क्वेश्चंस में जब इतनी सिमिलरिटी हो तो आपको थोड़ा सा एक अलग डायमेंशन जो है वो देना चाहिए, ताकि जो एग्जामिनर है उसे आपका आंसर जो है इंटरेस्टिंग लगे। सो हियर माय सजेशन इज कि इन एडिशन हमारे यहाँ जो टॉप इंडियन लीडर्स हैं उनके साथ एक प्रॉब्लम देखी गई है कि उनके पास क्या नहीं है, विजन नहीं है। मतलब कोई भी प्राइम मिनिस्टर या फिर कोई भी मिनिस्टर की हम बात करें तो ये देखा गया है कि वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए बहुत ज्यादा एडमेंट रहते हैं और कंट्री की 10 साल बाद की जो स्टेज है उसको लेकर एक प्रॉपर विजन लेके नहीं चलते। ऑनेस्टी, ह्यूमैनिटी और पर्सनल और प्रोफेशनल इंटीग्रिटी, मतलब जो एथिकल वैल्यूज होनी चाहिए एक ब्यूरोक्रेट में या फिर एक क्या कहते हैं मिनिस्टर में, वो उसकी क्या देखी जाती है, लैकेज देखी जाती है। जिसके कारण क्या होता है, करप्शन जो है या स्कैम्स जो है उन्हें रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जो लोग पावर में है वो मेनली इंटरेस्टेड होते हैं किसमें, अपने खुद के या अपनी फैमिली के वेलफेयर के लिए। वो अपनी कंट्री को एक फैमिली के तौर पर ट्रीट जो है नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा जो मेरिट होता है, हमारे एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर हम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में भी बात करें तो जो प्रमोशंस होते हैं प्रेजेंटली, कई बार उसमें जो मेरिट होती है या फिर जो जॉब का रिकॉर्ड होता है उसे नेग्लेक्ट करके जो भी अपने पॉलिटिकल बॉसेस जो है उनके ऑर्डर्स को फुलफिल कर रहा है उसे क्या करा जाता है, बढ़ावा दे दिया जाता है। तो ये चीजें भी क्या करती हैं, स्कैम्स जो हैं उनको रोकना मुश्किल बना देती है। इसके अलावा आई गेस वी ऑल नो कि यूएसए, फ्रांस, रशिया ये ऐसी कंट्रीज है जो बहुत आगे जा चुकी हैं और इन्हीं की तरह जो चाइना है वो भी प्रेजेंटली बहुत आगे जा रहा है। द रीजन बीइंग कि इन्हीं कंट्रीज की तरह चाइना ने क्या करा है, जो उसके लीडर्स हैं उनको ऐसा ट्रेन करा है कि वो अपने लीडर्स जो हैं वो अपनी कंट्री के लिए क्या चाहते हैं कि देयर कंट्री बिकम द मोस्ट पावरफुल एंड रिचेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड। तो इस तरह की वैल्यूज जो है हमें जनरेट करनी होगी, तभी हम करप्शन को या स्कैम्स को क्या कर पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे। आई गेस इस तरह की चीजें आपको अपने आंसर्स में मेंशन करनी चाहिए। अब अगर मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विसल ब्लोइंग पे। आई गेस वी ऑल नो हु इज अ विसल ब्लोअर। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हो एंड इन दैट ऑर्गेनाइजेशन देयर इज अ करप्शन, यानी इलीगल एक्टिविटीज अगर हो रही हैं, सो यू विल ब्लो द विसल। आप जो है एविडेंस कलेक्ट करोगे और करप्शन को डिस्क्लोज करोगे उस ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ विसल ब्लोअर इन सच केसेस। ऐसे स्कैम्स में विसल ब्लोअर का रोल क्या है, तो इसको आप देखिए पॉइंट्स में मेंशन कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, दे हेल्प इन द डिस्क्लोजर ऑफ स्कैम्स। ऑब्वियसली अगर आप एग्जांपल देंगे तो आपका आंसर जो है ज्यादा रिलेवेंट आएगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन देखिए सबको विसल ब्लोअर क्या होता है, बट एग्जांपल्स क्या करते हैं, हमारे आंसर को ज्यादा इफेक्टिव बनाते हैं। तो जो इंडियन ऑयल स्कैम है ये जो है ये कैसे रिवील हुआ था, तो ये विसल ब्लोअर की हेल्प से ही रिवील हुआ था। जो मंजुनाथ जी हैं उन्होंने क्या करा था, इस स्कैम को इंडियन ऑयल में रहते हुए क्या करा था, रिवील करा था। ठीक है। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो विसल ब्लोअर क्या कर सकते हैं, आरटीआई के जरिए करप्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। अब प्रीवियस सेशंस में भी हमने समझा है कि विसल ब्लोअर और आरटीआई ये दोनों एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। क्योंकि विसल ब्लोअर क्या करता है, ये इंफॉर्मेशन जो है देता है और आरटीआई के जरिए हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को मांगते हैं। तो दोनों चीजें क्या है, जरूरी है, देने वाला और मांगने वाला दोनों की दोनों हमारे यहां होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा ऑफिसर्स और एम्प्लॉइज जो होते हैं, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, ये सब क्या कर सकते हैं, ये सब जो है अगर विसल ब्लोअर्स हैं उनके इंस्टीट्यूशन में तो उनसे डर सकते हैं। व्हाट आई मीन टू से कि विसल ब्लोअर्स क्या करते हैं, ये अपने आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसको बहुत पॉजिटिव भी कर देते हैं। क्योंकि अगर आपके पास में कोई विसल ब्लोअर है, अशोक खेमका जी जैसे, सो डेफिनेटली यू विल बी थ्रेटन्ड कि मैं करप्शन ना करूं। ठीक है। एंड अब अगर इसको आपको नेगेटिव लग रहा है तो इसका पॉजिटिव साइड समझिए कि अशोक खेमका जी के ऑफिसर्स जो हैं, ऐसे ऑफिसर्स अगर आपके पास में रहते हैं तो वो आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं, किसके लिए, कि आप जो है अपनी ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी जो है बनाए रहे। मतलब आपके ऊपर एक कांस्टेंट प्रेशर रहता है
कि आप अपने वर्क को, अपनी ड्यूटीज को प्रॉपरली फुलफिल करें। सो इस तरह से विसल ब्लोअर्स जो है एक इंपॉर्टेंट रोल जो है करप्शन को रोकने में, स्कैम्स को रोकने में निभाते हैं। अब ये कुछ प्रोमिनेंट विसल ब्लोअर्स हैं जिनके नाम और इंफॉर्मेशन जो है आपके सामने दी गई है, ठीक है। इसके बाद वंस अगेन आपके सामने पेपर कटिंग है जिसमें फिगर दिया गया है 1,76,000 करोड़। आई गेस हम सब ने न्यूज देखी है कि बहुत सारे लोग अरेस्ट किए गए हैं, बहुत सारे लोग जो हैं उन पे ट्रायल्स चल रहे हैं। बट आई हैव अ क्वेश्चन एंड डेफिनेटली माय क्वेश्चन इज, जो एग्जाम में आया है, हु इज गोइंग टू पे फॉर सच ग्रेट लॉस? इतने बड़े लॉस जो है उसको पे कौन करेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखिए, अब आपको इसको मन से आंसर करना होगा। इस तरह के क्वेश्चंस किसी बुक में नहीं मिलते हैं, ठीक है। इन आवर कंट्री लीगल प्रोविजंस आर इनसफिशिएंट। मतलब जैसे अगर विजय माल्या जी या कोई भी अगर कोई बड़ा इस तरह का लॉस पहुंचाते हैं तो उसको कवर करने के लिए जो हमारे यहाँ लीगल प्रोविजंस होने चाहिए वो सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। अगर इस प्रेजेंट केस की हम बात करें तो जो लॉस हुआ है 1.6 लाख करोड़ का, ठीक है, तो ये लॉस जो है इसको हम फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, इसको हम अभी भी पेड नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या करा गया है, डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स जो है उसका केस जो है दर्ज कर लिया गया है, ठीक है। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जो जुडिशियल एक्शंस भी लिए जा रहे हैं लोगों पर, ए राजा वगैरह पर, उसमें क्या करा गया है, उसमें पेनल्टी इंपोज की जाती है। वो भी कब, जब पर्सन जो है वो डिक्लेयर हो जाए कि वो कल्प्रिट है। इसके अलावा पेनल्टी इंपोज करने के अलावा अगर आपकी जो सैलरी है उससे ज्यादा आपके पास प्रॉपर्टी मिलती है तो उस प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया जाता है, अटैच कर लिया जाता है या फिर उसका ऑक्शन कर दिया जाता है, ठीक है। और जो पैसा आता है वो गवर्नमेंट फंड्स में डाल दिया जाता है। और अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हैं वो अगर इसमें इन्वॉल्व हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स यानी कि वो अगर इसमें इन्वॉल्व हैं तो उस केस में क्या करा जाता है, एक्शंस लिए जाते हैं। जैसे ऑफिशियल्स जो रहते हैं, भले ही वो कलेक्टर, डेप्यूटी कलेक्टर ही क्यों ना हो, उनकी पेंशन्स जो है रोक दी जाती है। फंड्स वगैरह जो हैं वो क्या करे जाते हैं, जो उनको दिए जा रहे हैं उनके टास्क के लिए, वो भी रोक दिए जाते हैं। बट स्टिल आई गेस इस क्वेश्चन को अगर आप प्रॉपर एंड करना चाहें सो मेरा सजेशन रहेगा कि लिखिए, बट स्टिल इट इज द टैक्स पेयर हु बियर द बर्डन ऑफ दिस स्कैम्स इन इंडिया। इस तरह के जो स्कैम्स हैं उसका बर्डन अल्टीमेटली टैक्स पेयर जो है वही उठाते हैं, ठीक है। अब ये स्लाइड देखिए, इस स्लाइड में आप देख के समझ भी सकते हैं कि जितने भी करप्शंस हो रहे हैं वो सारे करप्शंस का बर्डन अल्टीमेटली कौन उठा रहा है, ये जनता उठा रही है, ठीक है। इस हाथी को आप जनता बोल सकते हो, जिसे बचाने की कोशिश कौन कर रहे हैं, अन्ना हजारे जी कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द रोल ऑफ पीपल एंड मीडिया इन कंट्रोलिंग सच काइंड ऑफ स्कैम? ऐसे स्कैम्स को कंट्रोल करने के लिए पीपल और मीडिया, इनका क्या रोल रहेगा? तो यहां पर जो पॉइंट्स मैंने मेंशन किए हैं, एज अ सेट, ये हमारे कंटेंट से स्ट्रेट फॉरवर्ड लिए गए हैं, जो आप एथिक्स की, करप्शन की क्लासेस में आप देख सकते हैं। तो रोल ऑफ पब्लिक की अगर मैं बात करूं तो पब्लिक को सबसे पहले क्या करना होगा, इस एक्सेप्टेंस को खत्म करना होगा कि करप्शन इज अ वेरी नॉर्मल थिंग, और इसके लिए प्रॉपर एजुकेशन जो है वो जरूरी है। इसके अलावा एक सोसाइटी हमारी ऐसी होनी चाहिए जिसमें क्या हो, ये एक्सेप्ट कर लिया जाए कि अगर ये मान लिया जाए या इसको पूरी तरह से इंप्लीमेंट कर दिया जाए कि अगर कोई करप्शन कर रहा है तो उसको क्या कर दिया जाएगा, सोशली बॉयकॉट कर दिया जाएगा। अदर देन दिस, करप्शन कंट्रोल किया जा सकता है कैसे, स्ट्रिक्ट मूवमेंट्स चला के। अब इसको हमने डिटेल में अंडरस्टैंड किया है अपने करप्शन के सेशंस में कि हांगकांग जो है वहां पर क्या करा गया है, इंडिपेंडेंट कमीशन अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट चलाया गया है, जिसने करप्शन को लेके लोगों की जो सोच है उसको बदल के रख दिया है, ठीक है। अदर देन दैट, अगर सोशल माल प्रैक्टिसेस हैं, जैसे इंडिया में हम बात करें तो डाउरी, इनको भी अगर कंट्रोल कर लिया जाए तो करप्शन जो है कंट्रोल हो सकता है। क्योंकि इस तरह की जो सोशल माल प्रैक्टिसेस है वो एक इमीडिएट बर्डन ला देती है, जिसके कारण कोई भी पर्सन जो है वो सही गलत का जो डिफरेंस है उसको क्या करता है, भूल जाता है, ठीक है। पीपल के अलावा मीडिया, अब मीडिया का भी क्या है, करप्शन को, स्कैम्स को रोकने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये कैसे करते हैं, तो ये करप्शन को फाइट करते हैं कैसे,
लोगों को इंफॉर्मेशन देके। देखिए मीडिया की अगर मैं बात करूं तो पेपर मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये सब क्या है, ये मीडिया के फॉर्म्स हैं जो लोगों को एजुकेट करने का काम करते हैं। इसके लिए ये अलग अलग मेथड्स अपनाते हैं, जैसे डिबेट्स होते हैं। आप कई बार देखते हैं एफबी पे डिबेट्स वायरल हो जाते हैं जिसमें दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया जाता है। इसके अलावा ये मीडिया का काम होता है कि वो क्या करे, वो क्वेश्चंस रेज करे। अगर कोई भी पॉलिसी लाई जा रही है तो उस पर पूछे कि ये क्यों कर रहे हैं आप और किस लिए कर रहे हैं। ठीक है, मतलब इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म, जैसे अगर ऑर्डिनेंस ला रहे हैं तो आखिर ऑर्डिनेंस क्यों ला रहे हैं, क्यों पार्लियामेंट में प्रॉपरली पास करा के कोई लॉ नहीं लाया जा रहा है। ठीक है, आरटीआई, भाई मीडिया कई बार क्या करती है, कोई नेसेसरी चीज होती है तो उसके अगेंस्ट आरटीआई फाइल करती है, और गवर्नमेंट अगर जवाब देने से मना करती है तो उस पर भी सवाल जो है पूछती है। स्टिंग ऑपरेशन और ओपिनियन पोल्स, जो मीडिया है वो स्टिंग ऑपरेशंस करती है। मतलब अगर कोई ऑफिशियल करप्ट है तो मीडिया पर्सन जो है खुद आम आदमी बनकर उनके पास जाते हैं और उनका जो है प्रॉपर वीडियो रिकॉर्ड करके क्या करते हैं, इवन इंटरनेट पर वायरल भी कर देते हैं और अपने जो मीडिया स्टेशंस हैं वहां पर भी डाल देते हैं। और आजकल हम देखते हैं एक और चीज की जाती है, ओपिनियन पोल, जिसमें मीडिया जो है ऐसे क्वेश्चंस जो क्या कहते हैं सही गलत के बीच का डिफरेंस जो है आपके माइंड में पैदा करते हैं, वो सीधे सीधे क्या करते हैं, पूछते हैं ओपिनियन पोल्स में कि क्या गवर्नमेंट का लिया गया जो फार्म बिल्स है उनको स्टेप जो है वो सही है नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, इसके बाद ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। अगर मीडिया जो है वो प्रॉपरली अपना वर्क कर रहा है तो इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन क्या है बहुत इजी हो जाता है। ओल्ड टाइम्स की अगर मैं बात करूं तो बड़े बड़े आंदोलन जो है जो सक्सेस नहीं हो पाते थे तो उसका रीजन उस समय प्रॉपर मीडिया नहीं था। लेकिन अब अगर क्या कहते हैं किसान आंदोलन भी होता है तो उसकी जानकारी पूरे देश में जो है लग जाती है, इंफॉर्मेशन का डिसेमिनेशन पॉसिबल हो जाता है, जिसके कारण क्या होती है, गवर्नमेंट के ऊपर अकाउंटेबिलिटी जो है बढ़ जाती है। ठीक है, इसके अलावा मीडिया ट्रैक कर सकता है और इंपॉर्टेंट अपडेट जो है दे सकता है, किसके ऊपर, इंपॉर्टेंट पॉलिसीज और प्रोग्राम्स के ऊपर। एग्जाम्पल के लिए जो डीमोनेटाइजेशन है वो कितना सक्सेसफुल रहा, बार बार गवर्नमेंट से ये क्वेश्चंस जो है मीडिया रेस करता है, जिनसे पता पड़ता है कि क्या सही है और क्या गलत है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर मीडिया की हम बात करें सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड मिरर ऑफ सोसाइटी। ये क्या है, ये हमारे समाज का आईना है। ये करप्शन को कंट्रोल कर सकता है कैसे, मॉरल वैल्यूज को डेवलप करके। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो हम देखते हैं वही हम सीखते हैं। अगर आज आप फटी जीन्स पहनना पसंद कर रहे हैं तो इसका रीजन ही क्या है, मीडिया में ये चीज आपको बहुत पॉजिटिवली शोकेस की जाती है। तो अगर मीडिया में मॉरल वैल्यूज को क्या दिया जाए, बढ़ावा दिया जाए, ऑनेस्टी इंटेग्रिटी को क्या करा जाए, सोसाइटी में स्प्रेड किया जाए, तो करप्शन क्या हो सकता है, कंट्रोल हो सकता है। जापान और ऐसी कई अदर कंट्रीज में ये चीजें जो आपको बहुत मजाकिया लग रही हैं ये की जा रही हैं और बाकायदा इनके जरिए जो है करप्शन को एक अच्छे लेवल से कंट्रोल जो है किया जा रहा है। तो ये चीजें हमारे यहाँ भी की जानी चाहिए। तो ये हमारी इस केस स्टडी का जो 5 क्वेश्चंस है उनका एक्सप्लेनेशन है विद प्रॉपर नोट्स। ठीक है, ये आप देख सकते हैं किस तरह से सोशल मीडिया जो है वो करप्शन का क्या कर सकता है, गला पकड़ने की ताकत जो है रखता है। ठीक है, अब आई गेस आपको ये केस स्टडी जो है 2014 की अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब माय फ्रेंड्स, जो हमारा नेक्स्ट सेशन रहेगा उसमें हम 2015 की जो केस स्टडीज हैं डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।